स्वागत है आपका एक बार फिर। स्वागत है आचार्य जी। धन्यवाद। तो आज हम एक बार फिर आपके साथ जुड़े हैं। अभी तक हमने अष्टांग योग की थ्योरी को कवर किया था। अष्टांग योग के साथ साथ हम ये भी समझ पाए हैं इस श्रृंखला के द्वारा कि कौन सी ऐसी चीज है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हमारे सनातन संस्कृति में जो कि किताबों के पन्नों में कहीं ना कहीं छुपी हुई हैं। और ये ऐसा समय हमें लगा कि वो समय या वो वक्त आ गया है जब उन्हें किताबों के पन्नों से निकाल कर हम लेकर आए। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें कौन सिखाएगा, क्योंकि ज्यादातर पढ़ाई में या अध्यात्म में और खासकर सनातनी किताबों में, अपने उपनिषद में हर कोई नहीं जाता। तो हम ऐसी खोज में रहते हैं कि कोई इस तरह के गोते अगर खा चुका है इन किताबों में तो उन्हीं से हम ये समझें, बिकॉज उन्होंने अपनी लाइफ में इन चीज़ों को अप्लाई करा है, समझा है, खंगाला है, टटोला है। सो आज हम भूपिंदर जी से एक ऐसी अलग और छुपी हुई चीज को बाहर निकाल के लेकर आएंगे जो कि भगवान शिव की तरफ से खुद आई है हमारे पास, और उन्हीं के द्वारा रचित एक ग्रंथ के माध्यम से ये सामने आया है। और उसको कहते हैं स्वर विज्ञान। आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, पर स्वर विज्ञान है क्या? तो थोड़ा थ्योरी आज स्वर विज्ञान के बारे में, और फिर धीरे धीरे कैसे इस चीज को अपने लाइफ में हम अप्लाई करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। सो भूपेंद्र जी, आप लेके चलिए हमें उस डायरेक्शन में आज। चलिएगा, सीधा सीधा बात करते हैं कि ये स्वर विज्ञान है क्या। देखिएगा, स्वर शब्द जब यहाँ पे लगा है तो बहुत सारे लोगों का दिमाग इस दौरान गीत संगीत की तरफ जा रहा होगा, जी। क्योंकि स्वर मेनली वहां पर इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन हम यहाँ पर अगर बात करेंगे स्वर की, तो ये डायरेक्ट डायरेक्ट साधना के साथ जुड़ा हुआ है, जिसे कहते हैं प्राण साधना। जी। स्वर विज्ञान सारा का सारा प्राण साधना के अंतर्गत है। यहां तक कि अगर मैं ये कहूं कि योग में प्राणायाम अगर सामने आए हैं तो वो स्वर विज्ञान के माध्यम से सामने आए हैं। दूसरे शब्दों में और स्पष्ट करूं तो प्राणायाम की खोज स्वर विज्ञान से हुई है। तो सीधा सीधा बात करते हैं कि ये स्वर विज्ञान है क्या। जी। हमारा शरीर है। हमारे शरीर में विशेष तौर पर हम चलते हैं अपनी नासिका की तरफ। हम्म। नासिका में दो छिद्र हैं हमारे। एक छिद्र है राइट साइड की तरफ, एक छिद्र है लेफ्ट साइड की तरफ। ये जो राइट छिद्र है हमारी नासिका का, हमारे नॉस्ट्रल का, इसे कहते हैं सूर्य स्वर। और जो लेफ्ट वाला छिद्र है हमारी नासिका का, इसे कहते हैं चंद्र स्वर। वैसे स्वर संख्या में तीन है। अब यहां पर विशेष तौर पर बात करेंगे दो स्वरों की, एक सूर्य स्वर और चंद्र स्वर। इतना सभी को पता लग गया है कि दो छिद्र हैं। एक राइट वाला छिद्र सूर्य के साथ जुड़ा है और लेफ्ट वाला छिद्र चंद्र के साथ जुड़ा। एक नॉर्मल भाषा में, सामान्य भाषा में, सूर्य का कार्य क्या होता गर्मी है? देना। सूर्य का कार्य होता है, हाँ, लाइट तेज, देना। तेज। ऊर्जा, ऊर्जा देना है। और चंद्र का कार्य क्या होता है? चंद्रमा, चंद्र होता है चंद्रमा, चंद्रमा का काम क्या होता है? शीतलता, ठंडक देना। अब देखिएगा, ये दोनों जो प्राकृतिक रूप में सूर्य और चंद्र हम खुले आसमान में देखते हैं, वो हमारे पिंड में विद्यमान, हमारी नासिका के, हमारे स्वरों के माध्यम से। राइट वाली नासिका हमारा सूर्य है, ध्यान दीजिए, जो ब्रह्मांड में सूर्य है वही सूर्य है, हमारी राइट वाली नासिका है। और जो चंद्रमा इस ब्रह्मांड में है, वही चंद्रमा हमारे शरीर में लेफ्ट नासिका के माध्यम से है। आपने एक चीज सुनी होगी कि जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में भी है। अब देखिएगा, इस ब्रह्मांड में जो कार्य सूर्य कर रहा है वही हमारा दाहिना नासिका, दाहिना नॉस्टल हमारे शरीर में कर, जो काम ब्रह्मांड में चंद्रमा कर रहा है वही काम हमारे शरीर के अंदर हमारा लेफ्ट नॉस्टल कर रहा है। अब होता क्या है? होता यह है कि एक टाइम में एक ही स्वर चलता है। एग्जाम्पल के तौर पर, जब सूरज निकलता है तो चंद्रमा छुप जाता है प्रकृति में, और जब चंद्रमा निकलता है तो सूरज छिप जाता है। यही कड़ी हमारे शरीर के अंदर चलती है।
जब हमारा राइट नोस्ट्रल चलता है तो लेफ्ट नोस्ट्रल बंद हो जाता है, और जब लेफ्ट नोस्ट्रल चलता है तब हमारा राइट नोस्ट्रल बंद हो जाता है। इसे कैसे चेक और कर सकते हैं हम अभी? इन स्वरों को पहचानने की आवश्यकता है कि कौन सा स्वर किस दौरान चल रहा है, इसको कैसे पहचाना जा सकता है। दो तीन विधियां मैं बताऊंगा, आसान आसान विधियां बताऊंगा, इसके माध्यम से हम इसे चेक कर सकते हैं। और दूसरा, चेक करने से पहले मैं बता दूं, हमारा जीवन का एक 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 पड़ाव, हमारे जीवन का एक एक कदम हमारे स्वर के हिसाब से कार्य करता है, ये ध्यान दीजिएगा। इसको हम थोड़ा सा आगे छेड़ेंगे। अब स्वरों को चेक कैसे किया जाता है? सिंपल भाषा में हमें क्या करना है, अपने एक नोस्ट्रल को बंद करना है, दूसरे से सांस भरनी और सांस छोड़नी, फिर दूसरे को बंद करना है और जो जो नोस्ट्रल खुला है उसे सांस भरनी है और सांस छोड़नी। जब आप ऐसा करेंगे तो दो चीजें आपके सामने आएगी। एक नोस्ट्रल से सांस बहुत कोमलता से, बहुत प्रेम पूर्वक हम भर रहे हैं, और बहुत कोमलता से, बहुत प्रेम पूर्वक सांस छोड़ रहे हैं। और एक नोस्ट्रल से सांस जब हम भर रहे हैं तो हमारे को प्रयास करना पड़ रहा है, सांस भरने के लिए प्रयास करना पड़ रहा है और छोड़ने के लिए भी प्रयास करना पड़ रहा है। अब देखिएगा, जिस नौसल से कोमलता पूर्वक, प्रेम पूर्वक सांस भरी जा रही है और छोड़ी जा रही है, वो स्वर हमारा उस दौरान सक्रिय है, ध्यान दीजिए, पहली बात। और जिस नौसल से हमें प्रयास करना पड़ रहा है सांस भरने और छोड़ने के लिए, वो नौसल उस दौरान निष्क्रिय पड़ा हुआ है, पहला। और दूसरी विधि एक और बताता हूं मैं, अपने हाथ को कुछ इस तरह से रखिए और फोर्स के साथ सांस नीचे की तरफ छोड़िए, ऐसे। जब फोर्स के साथ हम सांस नीचे छोड़ेंगे तो इसमें क्या होगा, एक नॉस्ट्रल से जो सांसों की गति है वो बहुत तेज चलेगी और एक से बहुत स्लो चलेगी। और जिससे बहुत तेजी के साथ सांस को हमारे हाथों में स्पर्श हो रहा है जिस नॉस्ट्रल से, तो वो नॉस्ट्रल हमारा सक्रिय है उस दौरान, एक्टिव है उस दौरान, या फिर वो स्वर हमारा एक्टिव है, चाहे वो सूर्य हो चाहे वो चंद्र। लेकिन फिलहाल ये दो कड़ियां भी है, इसके माध्यम से हम इसे जान सकते हैं अपने स्वर। तो हमने लेफ्ट चंद्र स्वर, राइट सूर्य स्वर, ये समझा। अब ये क्या करते हैं हमारे शरीर में और इनका क्या रोल रहता है? बड़ा प्रश्न है। हमारा जो सूर्य स्वर है वो मेनली हमारी जो बॉडी, शरीर की बात कर रहा हूं, हमारे शरीर में जो टेम्परेचर है, हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है सूर्य स्वर, पहली बात। अब ये सूर्य स्वर जब बैलेंस बिगाड़ देता है, आप हम लोगों ने सुना होगा बुखार आ जाता है बहुत सारे लोग, है ना, कई बारी किसी प्राकृतिक आपदा से या ऐसे ही कई बारी टेम्परेचर हो जाता है। तो टेम्परेचर आने का मेन कारण क्या है, उसके स्वरों में उतार चढ़ाव। तो ये जो उतार चढ़ाव है ये आता है सूर्य स्वर की जब वो बैलेंस से बिगड़ जाता है उस वजह से होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो स्वर हैं ये हमारे शरीर में जो काम करते हैं, हमारे शरीर को संतुलित करने का काम करते हैं, चाहे वो शीतलता की तरफ से हो, चाहे वो टेम्परेचर की तरफ से हो। हर तरीके से हमारा शरीर एक बैलेंस की स्थिति में आगे चले, बैलेंस की स्थिति में आगे बढ़े, और और व्यवस्थित तरीके से उसकी कार्यविधि रहे, उसके लिए जो है हमारे ये स्वर काम करते हैं शारीरिक तौर पर। मानसिक तौर पर अगर हम बात करें तो हमारे मन के भावों को, हमारे मन के विचारों को संतुलित करने का कार्य भी कौन करते हैं, हमारे स्वर ही करते हैं, ये ध्यान दीजिए। किसी व्यक्ति को अचानक से गुस्सा आना, किसी व्यक्ति को अचानक से क्रोध आ जाना, अचानक से लड़ाई करना, ये जो सारी, अचानक से शांत बैठ जाना, अचानक से स्थिर हो जाना, ये सारा का सारा विज्ञान है, ये हमारी सांसों के माध्यम से होता है। जिस दौरान जो स्वर चल रहा होता है, उस स्वर की सक्रियता के कारण हमारा मन जो है वर्क करता है, हमारा मन कार्य करता है, हमारे मन में भाव और विचार पैदा होते हैं, चाहे वो अच्छे हो, चाहे वो बुरे हो, चाहे वो क्रोधपूर्ण हो, चाहे वो शांतपूर्ण हो, ये सारे का सारा खेल हमारे स्वर के माध्यम से होता है। यहाँ तक कि हमारी जो कार्य, हमें भूख लगना, ये भी स्वर के माध्यम से संपन्न होता है। हमें प्यास लगना, स्वर की बहुत ज्यादा भूमिका रहती है इसके लिए। मीन्स कि हमारे शरीर का हर कार्य, हमारे मन का हर कार्य स्वर विज्ञान के माध्यम से संपन्न होता है। इस जानकारी के साथ जो आप ये कह रहे हैं कि हम हमारे स्वरों से
ये डिसाइड होता है कि शरीर में क्या चल रहा है। अम, अगर कोई सिचुएशन लाइफ की होती है, जैसे हमारी एनवायरनमेंट में, जिसकी वजह से हम खुश हो जाएँ या उदास हो जाएँ, तो क्या उनका भी विपरीत एक्शन या असर स्वरों पर आता है? देखिएगा, हमारे मन में विचारों का आदान प्रदान, हमारे मन में विचारों का उथल पुथल होना, हमारे मन में विचारों में द्वंद पैदा होना, ये सारा का सारा खेल स्वर का होता है, स्वर के माध्यम से संपन्न होता है। स्वर के माध्यम से ये सारी कड़ी होती है। मन अकेला कुछ काम नहीं कर पाएगा तब तक जब तक उसके साथ स्वर वर्क नहीं करेंगे, स्वर उसके साथ काम नहीं करेंगे। स्वर के काम होने से, स्वर जब मन के साथ जुड़ जाएगा तभी जाकर के मन जो है सक्रिय होगा, तभी जाकर के हमारे मन की सारी ये कड़ियां जो है प्रारंभ होती है। तो मन स्वरों के हिसाब से काम करता है, स्वर मन के हिसाब से काम नहीं करेंगे। ये बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो स्वरों का संतुलित करना बहुत जरूरी है। तो मन के साथ ये खेल रहता है स्वरों का। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात, और ये इम्पोर्टेंट। जी, आपने कहा था कि स्वर कभी सूर्य स्वर चल रहा होता है और कभी चंद्र स्वर चल रहा होता है। तो ये कब-कब बदलता है? जैसे सूर्य के समय चंद्र नहीं होता और चंद्र के समय सूर्य नहीं होता, आप कह रहे थे। सो स्वरों में ये बदलाव कैसे और कब आता है? देखिए क्या, अगर प्राकृतिक रूप से हम बात करें, लगभग 45 से 48 मिनट तक हमारा एक स्वर सक्रिय रहता है और उसके बाद दूसरा स्वर जो है बदल जाता है। मान करके चलो कि अभी हमारा सूर्य स्वर अगर चल रहा है तो 45 से 48 मिनट के बाद वो चेंज हो जाएगा। एक मुहूर्त के बाद लगभग वो चेंज हो जाता है, तो दूसरा स्वर चलता है प्राकृतिक रूप से। प्राकृतिक रूप से। और कई बार ये रहता है कि हमारी कार्यविधि, हमारे मन के उथल पुथल के कारण या हमारे काम करने की वजह से, हमारे दिनचर्या की वजह से, हमारे प्राकृतिक आपदाओं की वजह से, इन स्वरों का जो मैं समय बता रहा हूँ जरूरी नहीं है कि उसी दौरान हो, तो वो जल्दी भी हो जाते हैं। तो जल्दी होने की वजह से भी ये चीजें हमारे को देखने को मिलती है। जी। अ, ऐसी कौन-कौन सी सिचुएशंस होंगी जब स्वर अपनी नेचुरल फ्लो से प्राकृतिक रूप से होने के बजाय अ, अनइवन हो जाएँ, या कभी सूर्य स्वर ज़्यादा चल रहा है या कभी चंद्र ज़्यादा चल रहा है, और इससे होता क्या है? पर्सनैलिटी में क्या देखने को मिलेगा? कैस ये जो स्वर विज्ञान है, स्वर विज्ञान के कारण ही हमारा व्यक्तित्व होता है। हुँ, हुँ। हमारे व्यक्तित्व की जो छाप रहती है वो सारी की सारी स्वरों के कारण ही होती है। अब हम देखते हैं कि एक एक नेता लोग हैं, तो नेता लोगों में मेनली क्या रहता है कि उनका जो सूर्य स्वर है वो ज्यादा सक्रिय रहता है। तभी सूर्य स्वर की सक्रियता के कारण ही उनकी सफलता जो है संपन्न होती है। ये सारे जो कर्म रहते हैं, जैसे कोई बहुत ज्यादा भाषण बाजी करता है, भाषण वगैरह देते हैं, तो उनका सूर्य स्वर ज्यादा सक्रिय रहता है, उस कारण वो सफल रहते हैं। दूसरा, कवि लोग होते हैं, मान करके चलो कि एक लेखक लोग होते हैं, तो उनका जो चंद्र स्वर होता है वो सक्रिय होता है, जिसके कारण वो ऐसी ऐसी चीजों के बारे में लिख देते हैं जिनके बारे में शायद ही दुनिया ने कभी सुना हो या सोचा हो। तो ये जितने कर भी कर्म होते हैं, संपन्न होते हैं, ये सारे के सारे हमारे स्वर साधना के माध्यम से होते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है इसमें। तो आपको लगता है कि ये छोटी उम्र से हमें बच्चों को ये समझाना चाहिए और उनको इस काबिल बना देना चाहिए कि वो भी अपने स्वरों के हिसाब से काम कर रहे हैं? अगर बच्चे के को बचपन में ही इस ज्ञान के बारे में दे दिया जाए तो आने वाले समय में वो इस स्वर विज्ञान के माध्यम से अपने आप को ऐसी जगह पर पहुंचा देगा, अपने आप को इतना उन्नत कर देगा कि हम कभी सोच ही नहीं सकते कि वहां तक वो पहुंच सकता है। तो स्वर विज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एग्जाम्पल मैं आपको एक बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग हमें ऐसे देखने को मिलते हैं, बच्चों में विशेष तौर पर, कि जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनका पढ़ाई में बहुत अच्छा मन लगता है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो लगभग 8-10 पढ़ने के बाद ही स्कूल छोड़ देते हैं। हुँ। उनका मन ही नहीं लगता है पढ़ाई में। तो हमने कभी इस चीज को सोचा ही नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है उन बच्चों के साथ, जो विद्यालय छोड़ ही देते हैं, उनका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। कारण क्या है? उनके जो स्वर है वो असंतुलित हो गए हैं। जब वो असंतुलित हो गए हैं तो उनका मन तो वहां पे लगेगा ही नहीं। नहीं लगेगा। वो जब उनके स्वर, शरीर के स्वर ही उनके संतुलित नहीं है तो लगेगा नहीं। जब वो मन उनका वहां पे लगेगा नहीं तो वो कैसे पढ़ पाए?
अगर वहां पर स्वर विज्ञान जैसी महान विद्या को, अगर उन बच्चों को इस विद्या के बारे में बता दिया जाए, इसके अभ्यास उनको करवा दिया जाए, तो ये तो मैं 100% सक्रियता के साथ ये कह सकता हूँ कि वो सफल होंगे, वो उस क्षेत्र में आगे जाएंगे और खूब आगे तो बढ़ेंगे। ये जो बिल्कुल स्वर है ये कौन से वाले कोश का पार्ट है? प्राणमय कोश? स्वाभाविक। इसका सीधा सीधा संबंध हमारे प्राणों से है, और प्राणों में ही हमारे जो ये दो स्वर, दो क्या तीन स्वर होते हैं, ये मेनली दो स्वर की बात कर रहे हैं हम, सूर्य और चंद्र स्वर रहते हैं। तो प्राणमय कोश के माध्यम से फिर आगे मनोमय कोश में जाते हैं, मनोमय कोश के बाद आगे फिर विज्ञानमय में, उसके बाद आनंदमय कोश में जाते हैं। ये पंचकोशों की यात्रा भी सारी की सारी संपन्न होती है हमारे स्वर के माध्यम से। यहाँ तक कि आपने ध्यान की बात जब छेड़ी दी है, जी। तो ध्यान में जब कोई व्यक्ति जाता है तो ध्यान में जाने के लिए भी उसके स्वरों को पहले संतुलित किया जाता है। जो प्राणायाम करते हैं ना, ध्यान से पहले प्राण साधना करते हैं, तो उस प्राण साधना का मतलब ये होता है कि उसके स्वरों को पहले संतुलित किया जा रहा है। स्वरों को संतुलित करने के बाद ही ध्यान संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। आज की दुनिया को मुश्किल ध्यान क्यों लगता है? क्योंकि उनके जो प्राण हैं, उनके जो स्वर हैं, वो सारे के सारे असंतुलित पड़े हुए हैं, उसमें स्थिरता नहीं है। अब स्थिरता नहीं होने के बाद के कारण उनको वो कठिन लग रहा है, मेडिटेशन उनको कठिन लग रहा है, ध्यान उनको कठिन लग रहा है करना। तो सबसे पहले तो स्वरों को संतुलित करने की बात जरूरी है, जानना जरूरी है। जब स्वरों को जान पाएंगे तभी ध्यान में जा पाएंगे, जब ध्यान में जा पाएंगे तब तो समाधि जैसी उत्तम स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। बट पहले हम ये समझ लेते हैं कि कौन सा स्वर में कौन से तरह के कार्य किए जा सकते हैं और किए जी जाने चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत सही प्रश्न है। देखिएगा, इसको समझने के लिए हमारे को कोई बड़े विज्ञान की आवश्यकता नहीं है, इसको बिल्कुल साधारण तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। जब हमारा सूर्य स्वर सक्रिय होता है, सूर्य स्वर एक्टिव होता है, तो उस तरह एनर्जेटिक जितने कर भी कार्य होते हैं, जिसमें हमारी एनर्जी लगती है, जिसमें हमें कुछ एनर्जेटिक कार्य करना होता है, तो वो सूर्य स्वर में ही संपन्न करना चाहिए। और जब हमारा चंद्र स्वर चल रहा है, तो शांति स्थिरता वाले जितने कर भी कार्य रहते हैं, वो चंद्र स्वर में हमें करने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ाई एक शांत पूर्ण जो है कार्य है हमारा, तो पढ़ाई चंद्र स्वर में करनी चाहिए। जो जैसे साधना होगी, साधना वाला जैसे योग जैसा चीजें होगी, ये सारे के सारे चंद्र स्वर में रहते हैं। पूजा पाठ हो गया, चंद्र स्वर में करने चाहिए। तो इस तरह की जितनी कर भी एक्टिविटी होती है, जो शांति वाली होती है, जो स्थिरता वाली होती है, वो सारी की सारी जब हमारा चंद्र स्वर चल रहा होता है, यानी कि लेफ्ट नोस्ट्रल चल रहा होता है, उस दौरान ये सारे काम करने चाहिए। और जब सूर्य स्वर होता है, तो उस दौरान जैसे मेहनत वाले काम, जैसे मान करके चलो कि कहीं दौड़ना है, भागना है, कहीं खुदाई करनी है, कहीं भाषण देना है, स्पीच वगैरह करना है, एनर्जी जहाँ पे हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो एनर्जेटिक जितने के भी कार्य होते हैं, वो सूर्य स्वर जिस दौरान चल रहा होता है, उस दौरान वो वाले कार्य हमें करने चाहिए। होता क्या है कि ऐसे अब मैं एक शिक्षक के रूप में भी कार्य करता हूँ, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे, लेकिन एग्जाम की जब बात आई, तो एग्जाम के बाद आकर के जब मिलते हैं तो बोलते हैं कि सर, पढ़ा तो बहुत कुछ था लेकिन पेपर अच्छा नहीं। जिस बच्चे ने पढ़ा अच्छा है, सारा कुछ पढ़ा है, लेकिन फिर भी पेपर अच्छा नहीं गया, तो इस कारण को खोजने की आवश्यकता है, भाई पेपर अच्छा क्यों नहीं गया? कारण एक ही था कि उस स्वर। दौरान उसका अपोजिट स्वर चल रहा था। जो स्वर चलना चाहिए था वो नहीं चल रहा था, अपोजिट स्वर चल रहा था, पेपर खराब हो गया, ठीक नहीं रहा। तो जीवन की एक एक पड़ाव में, एक एक कदम में हमें स्वर की आवश्यकता है। और ये विज्ञान कोई बहुत रहस्यमय विज्ञान नहीं है, जाने बहुत आसानी से इसको जाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है। आप परीक्षाओं की बात कर रहे हैं तो मुझे ऐसा याद आता है, जब हम छोटे होते थे, जब भी परीक्षा के लिए निकलते थे तो दही और चीनी खिलाकर भेजा जाता था। तो हम जैसे जैसे बड़े हुए हमने उसको सुपरस्टिशन की कैटेगरी में डाल दिया और बोला कि ये तो दकियानुसी बातें हैं, ये छोड़िए, हम तैयार हैं, अंदर से जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। पर इसका कोई रेलेवेंस तो होगा, तो क्या इसका कोई रेलेवेंस है स्वर बिल, विज्ञान के कॉन्टेक्स्ट में? बिल्कुल। देखिए, दही की अगर हम बात करें तो दही की तासीर ठंडी होती ठंडी होती है। है, शीतल होती है। हुँ, और दही का जो रंग होता है वो सफेद होता है। जी। और चंद्र जो स्वर। सफेद रंग
जी जी। और जो सफेद रंग होता है वो शांति का प्रतीक हो, स्थिरता का प्रतीक हो। अब दही की तासीरी ठंडी है तो उसमें चंद्र की जो गुण है वो पहले से उसमें विद्यमान है। तो देखिए ये अंधविश्वास नहीं है, ये सबसे बड़ा विज्ञान है, ये मान करके चले, सबसे बड़ा विज्ञान है। अगर हमारी माता जी एग्जाम में जाने से पहले, पेपर में जाने से पहले हमें दही खिला रही है, तो वो हमारे घर घर में सबसे बड़ी वैज्ञानिक है, सबसे बड़ी वैज्ञानिक। उससे क्या होगा, हमारा जो स्वर है कुछ क्षण के बाद, कुछ ही समय के बाद एक बैलेंस की स्थिति में आ जाए और शीतलता, स्थिरता की स्थिति में आ जाएगी। और जब स्थिरता होगी, स्थिरता के कारण ही तो पेपर हमारा अच्छा जाएगा, स्थिरता के कारण ही हम एक अच्छे शब्दों का चयन कर पाएंगे अपने पेपर के लिए। तो ये सारी चीजें हमारी जुड़ी हुई है स्वर विज्ञान के साथ, रंग चिकित्सा के साथ, ये सारी कड़ियां। तो इसको अंधविश्वास ना मान। और मैं ये भी कहता हूं कि आज के समय में जिन चीजों को लोग अंधविश्वास कह कह करके, चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं कि ये अंधविश्वास है, ये अंधविश्वास है, इस चीजों में मत पड़े, मैं उसको वैज्ञानिक प्रूफ दे करके आपके सामने जो है प्रस्तुत कर सकता हूं कि ये वो चीजें अंधविश्वास नहीं है। जो हमारे बुजुर्गों ने हमें चीज दी है, जो हमारे बुजुर्गों के पास है, वो सबसे बड़ा विज्ञान है। इतना बड़ा विज्ञान है कि वहां तक अभी विज्ञान नहीं पहुंचा। इतना बड़ा विज्ञान है। हाँ, आने वाले 15-20 सालों में जब विज्ञान वहां तक पहुंचेगा, तब जाकर के जो है लोग सही मायने पर उस चीज को पकड़ पाएंगे कि ओहो, सही में तो विज्ञान ये है। और दूसरी विडंबना ये है मैम कि हमारा जो हिंदुस्तान है, उन्होंने बस एक चीज को पकड़ रखा है, विज्ञान को। जी। कि विज्ञान ने जिस चीज को प्रमाणित कर दिया उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर हम हिंदुस्तान से बाहर जाते हैं, तो वो लोग क्या पकड़ रहे हैं हमारे हिंदुस्तान की वो चीजें जिनको हम अंधविश्वास कह रहे हैं, जिनको हम अंधविश्वास कह रहे हैं, उन चीजों को पकड़ रहे हैं, धीरे धीरे उसी को वैज्ञानिक रूप दे करके हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ज्ञान हमारा है, श्रेय वो लोग ले, बस फर्क इतना है। हम अपनी सोच को सीमित रख रहे हैं, वो अपनी सोच को विस्तृत कर रहे हैं, बस इतना वैसा फर्क है। तो इसी कड़ी में हमारा ये स्वर विज्ञान भी है। स्वर विज्ञान हमारा विज्ञान है, हमारे सनातन का विज्ञान है, लेकिन विदेशों के लोग इसको पकड़ रहे हैं। मैं कुछ टाइम के बाद ये होगा कि विदेशों ने स्वर विज्ञान की खोज की, उन्होंने कोई खोज नहीं की, खोज हमारे ऋषि मुनियों ने की। बस फर्क इतना है कि हमारे हिंदुस्तान के जो लोग हैं उन्होंने उसको दफन करके रखा, उन्होंने कभी रुचि नहीं रखी उसको, उसको देखने में, उसको उखाड़ने में, उसमें है क्या चीज, उस चीज को समझने में। और विदेशियों ने उसका व्यावहारिक रूप से उस चीज को अपने जीवन में ढाल करके हमारे सामने फिर प्रस्तुत करते हैं एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। बस इतना फर्क हमारी कोशिश है। तो यही है सर कि क्योंकि आप इसे जानते हैं और समझते हैं, तो व्यवहारिक रूप से हम किस तरह से आसान तरीके से अपने साथ जो हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं उनको जी हम ये, जैसे कैप्सूल्स नहीं होते हैं, छोटे छोटे कैप्सूल टाइप इंफॉर्मेशन हम दें ताकि वो याद रख सकें एग्जाम के लिए। कब, जैसे आप कह रहे हैं, डाइजेशन के टाइम भी एक कोई स्वर चलना चाहिए। जब हम प्यास लगती है तो प्यास के समय एक स्पेसिफिक चंद्र चंद्र स्वर चलना चाहिए मेरे हिसाब से। प्यास जब लगती है, खाने से पहले, सोने से पहले, तो ये सारी चीजें और इसके अलावा भी और चीजें जो हैं हम शेयर करेंगे सर के थ्रू, उनसे समझेंगे। और इन्हें व्यवहारिक रूप से अपनी लाइफ में लेकर आना तो खैर आप ही पे डिपेंड करेगा। नॉलेज तो बहुत है, पर नॉलेज की एप्लीकेशन वो आप पे डिपेंड करेगी। हम आपके सामने लेकर आएंगे और हम आपको डिटेल्स में समझाएंगे कि ये स्वर क्या है। इसी स्वर के माध्यम में मैं ये समझना चाहूंगी सर, आपने नासिकाओं की तो बात करी, पर हमारी बॉडी में ये जो चंद्र स्वर, सूर्य स्वर और होते कहाँ हैं, ये कहाँ है? सिर्फ नासिका तो इतनी हुई, पर इनका कनेक्शन क्या है, कहाँ से आती है ये? हमारा जो ये स्वर है, सही मायने में ये सूक्ष्म कड़ी है हमारे शरीर। फिर भी स्थूल रूप में इसे समझाने का मैं प्रयास करूंगा। ये जो दोनों स्वर हैं, ये स्वर हमारे रहते हैं, हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल अंदर इन दोनों स्वरों के लिए एक स्थान होता है। दो नाड़ियां होती है, फिलहाल अभी नाड़ियों के रूप में इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। दो नाड़ियां होती है, और एक नाड़ी हमारी राइट साइड की तरफ रहती है, एक लेफ्ट साइड की तरफ रहती है, रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल अंदर सूक्ष्म रूप से।
तो जो वो राइट साइड वाली जो नाड़ी रहती है वो हमारी सूर्य की प्रतीक होती है, लेफ्ट साइड वाली नाड़ी जो है हमारी वो चंद्र स्वर की प्रतीक होती है। तो ये सही मायने में हमारी रीढ़ की हड्डी के बीच में सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहते हैं, वहां से ये सारा खेल होता है। इसलिए वो सेंटर है, वो केंद्र है, कि वो इसलिए केंद्र है क्योंकि इस तरफ उन नाड़ियों की इस तरफ शरीर है, उस तरफ आध्यात्मिक दुनिया है, इस तरफ ब्रह्मांड है, उस तरफ जो है आध्यात्मिक ब्रह्मांड, इस तरफ लौकिक दुनिया है, उस तरफ परलौकिक दुनिया है। तो वो जो स्वर विज्ञान है हमारा, जो रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल बीच में रहता है सूक्ष्म रूप में, तो वो उसका काम दोनों साइड है, संसारिक दुनिया वाला भी और आध्यात्मिक दुनिया वाला। जो व्यक्ति जिस दिशा में अपने आप को ले जाना चाहे, तो उस तरह के स्वरों के साथ हमें कार्य करने की आवश्यकता है, तो वहां से बहुत आसानी से अपने आप को इधर उधर ले जाया जा सकता है। ये अभी इतनी आसानी से ये चीज समझ नहीं आएगी लोगों को, बस इतना समझ लीजिएगा कि हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर कोई रहस्यमयी नाड़ियां छुपी हुई है, तो वो उन रहस्यमयी नाड़ियों के अंदर जो है ये चीज विद्यमान रहती है। बाह्य रूप में हम इसको नौसल के रूप में पहचान पाते हैं, कि ताकि हम इसको थोड़ा सा जान पाए, पहचान पाए, तो इसलिए नासिका का सहारा लेते हैं इस चीज को समझने। तो जब आप स्थूल और सूक्ष्म की बात कर रहे थे, आपने प्राणमय कोश के समय में भी, या जब हम ध्यान की भी बात कर रहे थे, तब भी कहा था सूक्ष्म और स्थूल। सो अभी भी आप यही कह रहे हैं। सो कहने, ये जो रीढ़ की हड्डी के अंदर जो ये नाड़ियां हैं, वो प्राणमय कोश का सूक्ष्म रूप है, और जिसका स्थूल एक्सपीरियंस हमें होता है हमारी सांसों के द्वारा। सांसें प्राण नहीं है, जी और ये नाड़ियां उन प्राणों को सक्रिय करती है। इज दैट, ये सही होगा बिल्कुल, समझना? तो बिल्कुल जो सही। स्थूल रूप से हम एक्सपीरियंस करते हैं, जो फोर्स, या जो हमने अभी कौन सी नासिका हमारी आसानी से सांस ले पा रही है, वो सांस है। वो हम कौन सी रीढ़ की हड्डी के आसपास, ये कौन सी जो सक्रिय है, उसका प्रमाण है हमारी सांसों के थ्रू जो हमें मिल रहा बिल्कुल, ये स्थूल रूप में समझने के लिए हम इस चीज को डालते हैं। है। और इसी सांसों को सूक्ष्म रूप जब देते हैं तो प्राण तक पहुंचते हैं हम। तो वो जो प्राण है, प्राणों की जो सूक्ष्म गति है, वो सूर्य और चंद्र स्वर के हिसाब से कार्य करती है। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। अब मैं जानता हूं कि शुरू शुरू में ये चीज थोड़ी सी मुश्किल लगेगी समझने में, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगी। और इतनी आसान हो जाएगी कि हम अपने जीवन के प्रत्येक कार्य में स्वर के हिसाब से जो है इसको जोड़ेंगे। यहाँ तक कि हमारी सृष्टि है, हमारे ग्रह हैं, हमारे नक्षत्र हैं, वो सारे के सारे प्राणों के हिसाब से काम करते हैं। हम बोलते हैं कि इसके केंद्र में सूर्य बैठा है, इसके केंद्र में राहु बैठा है, इसके केंद्र में मंगल बैठा है। तो वहां पर जितनी कर भी कार्य विधि रहती है वो इन्हीं स्वर के कारण होती है। इसको यहाँ अगर इतना मुश्किल हो रहा समझाना, तो थोड़ा सा नेचर के हिसाब से समझाने का प्रयास जी करता हूँ जी। तो आपको। तो नेचर के हिसाब से अगर हम देखें तो नेचर में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक सूर्य और एक चंद्रमा। अब हम्म। सूर्य जब निकलता है तो उस दौरान लोग क्या करते हैं, लोगों की कार्य शुरू हो जाती है, फिजिकल एक्टिविटीज शुरू हो जाती है, हर तरह की एक्टिविटी शुरू हो जाती है सूर्य के निकलने से। तो जैसे ही सूरज डूब रहा होता है, चंद्रमा निकल रहा होता है, उस दौरान शांति वाली चीजें शुरू हो जाती है। जैसे संध्या वाला समय शुरू हो गया तो पूजा पाठ शुरू हो गया। पूजा पाठ शुरू होने के बाद कुछ समय के बाद जो है लोग सो जाते हैं, शांति वाली तरह भी काम होते हैं। बस सेम ये सारा का सारा चीज अगर हम अपने शरीर में देखें तो सेम एक्टिविटी हमारे शरीर में इसी तरह से है। जब सूर्य स्वर सक्रिय है तो सूर्य स्वर वाले काम होंगे, जब चंद्र स्वर एक्टिव है तो शीतलता या स्थिरता वाले काम होंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आज बस इतना समझ लीजिए कि दो स्वर हैं, सूर्य और चंद्र। जब जो स्वर एक्टिव है, सूर्य स्वर जब एक्टिव है तो एनर्जी वाले काम शुरू कीजिए, और जब चंद्र स्वर एक्टिव है तो स्थिरता और शांति वाले काम शुरू कीजिए। बस इतना ही आज अगर आप समझ पाए तो इतना बहुत है। धन्यवाद आपका। ये कड़ी, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस कड़ी ने आपके अंदर कुछ तो उत्सुकता जनरेट कर दी है। इस उत्सुकता को बनाए रखिए, क्योंकि अगली कड़ियों में हम स्पेसिफिक एरियाज को लेकर आने वाले हैं, जहाँ पे हम किस तरह से इसे इस्तेमाल करेंगे
किस तरह से अपनी दिनचर्या को चेंज करेंगे इनके अकॉर्डिंग, या फिर किस तरह का काम हमें कब करना चाहिए उसकी समझ रखेंगे। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। की टू यू के बाकी अ, जो वीडियोस हैं हमने बनाए हैं अभी तक के योग के बारे में, उन्हें देखिए, उनसे अपनी इंफॉर्मेशन और अपनी नॉलेज बढ़ाइए और चलते रहिए इस रास्ते पर। जी। धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जुड़े रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।